हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एजेंसी। एजेंसी क्या होता है? एजेंसी इज जो आपको मीडिएट करे, ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करे, आपकी साइड से कोई एजेंट होगा, वो लॉ ऑफ एजेंसी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी की मालकिन हूँ और मैं डील करना चाहती हूँ हिकम के साथ, ठीक है, बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हिकम के साथ बैठ के मीटिंग करूं और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करूं। तो व्हाट विल आई डू? आई विल अपॉइंट अ पर्सन एज माय एजेंट जो मेरे बिहाफ पे हिकम से डील करेगा, जो मेरे बिहाफ पे सारे वो काम करेगा जो मुझे करने चाहिए, ठीक है, वो आता है लॉ ऑफ एजेंसी में। आई विल अपॉइंट अ पर्सन ऑन माय बिहाफ टू डू ऑल द एक्टिविटीज which I will be going to do if I am a person into contract. Okay? In agency contract, there exists a legal relationship between two persons whereby one person act on behalf of the other. Law of agency जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, जो एक जिसमें से एक पर्सन जो है वो दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है। मेरे और न्योम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लॉ ऑफ एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि न्योम विल एक्ट एज माय एजेंट और वो सारे वो काम करेगी जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे करने थे विद हिकम, ठीक है। लॉ ऑफ एजेंसी क्लियर हुआ? ओके, लॉ के टर्म्स में आपको इस तरीके के वर्ड्स पढ़ने को बहुत मिलेंगे, लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? क्यूई फैकेट पर एलम फैकेट पर से, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आपको बहुत पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? he who act through another is deemed in law to do it himself, ठीक है। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, जो भी ऑनर एक्ट करने वाला था, ठीक है। इस वर्ड को, इस लाइन को याद रखना। आपको कहीं पे भी लॉ ऑफ एजेंसी में लिखना हो, इसको हाईलाइट करके लिख के आना, ठीक है। लैटिन वर्ड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको बिजनेस लॉ के अंदर, हम लोग बहुत कुछ यूज करते हैं। जैसे हमने क्वांटम मैरिएट पढ़ा था ना, राइट, हमने क्वांटम मैरिएट पढ़ा था, एक रेमेडीज ऑफ किसमें, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट था क्वांटम मैरिएट। क्वांटम मैरिएट भी एक लैटिन वर्ड है, वॉइड भी एक लैटिन वर्ड है। आपको बहुत सारे लैटिन वर्ड्स बिजनेस लॉ में मिलेंगे, उनका मतलब भी हमें पता होना चाहिए, बट बिजनेस लॉ में जितना आप लैटिन वर्ड्स यूज करोगे उतने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आगे चले, यहाँ तक किसी को कोई इशू? डेफिनेशन पता चलेगी? नेक्स्ट पॉइंट है, जो एजेंट और प्रिंसिपल है, इन दोनों को डिफाइन किया गया है सेक्शन 182 में। सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द एजेंट एंड द प्रिंसिपल, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ आपको। अब दिख रहा है? According to section 182, an agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with third person. Agent कौन है? एक person है जिसको employ या फिर appoint किया गया है किसी काम को करने के लिए या फिर किसी को represent करने के लिए, किसमें? In dealing with थर्ड पर्सन। किसी थर्ड पर्सन के साथ जब आप डील कर रहे हो, तो मैं अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को जब अपॉइंट करूंगी टू वर्क एज आई वाज गोइंग टू डू, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पर्सन जो है वो एजेंट माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? द पर्सन फॉर whom such act is done or who is to represented is the principal। जिसके बिहाफ पे वो काम किया जा रहा है या फिर जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो कौन है? वो प्रिंसिपल है, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखना, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आपको एक्ट ऑफ एजेंसी में लिखनी, नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे कराती हूँ।
आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं जस्ट 2 मिनट्स में अभी आपको दोबारा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Shall we स्टार्ट करें? Yes, ma'am. Okay. आपको लॉ ऑफ एजेंसी का मतलब समझ आ गया? हमने उसका लैटिन वर्डिंग पढ़ लिया कि क्या यूज करते हैं हम एजेंट के लिए, और हमने एजेंट और प्रिंसिपल की डेफिनेशन पढ़ ली। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, यानी एक एजेंसी जो है वो क्रिएट कैसे की जाती है, ठीक है। द वेज जिनसे हम एक एजेंसी या फिर एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज by express or implied contract. Express or implied contracts, ठीक है। A principal may implicitly or explicitly employ an agent. The appointment may be expressed in written or it may be oral. तो क्या बोला जा रहा है इसमें? एक जो प्रिंसिपल है वो किसी पर्सन को दो तरीके से अपॉइंट कर सकता है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होगा कि वो उसको एक्सप्रेसली रिटर्न में दे सकता है या फिर उसको ऑरली बोल सकता है कि तुम मेरे बिहाफ में मेरे एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, ठीक है। समझ आया हम इम्प्लाइड और एक्सप्रेस तरीके से कैसे कर सकते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी? Next is by conduct of party or situation. For example, estoppel, whereby a person allow another to act for him to such as extent that a third party reasonably believe that an agency relationship exists between two. इसका मतलब क्या है कि हम किस तरीके से एजेंसी में एंटर कर सकते हैं? अगर मान लो कि मैं और हिकम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वी बोथ वर गोइंग टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट और वहां पर हमारे साथ में नियम भी होती है। तो जब मैं बात कर रही थी तो साथ साथ में नियम भी मेरी साइड से रिप्रेजेंटेशन दे रही थी, ठीक है। तो हिकम को क्या लगा कि मैं और नियम जो है वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, मतलब मैं और नियम जो है वो एक ही सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, मतलब हम दोनों का इकट्ठा कोई रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो हिकम ने क्या अज्यूम किया? हिकम ने अज्यूम किया कि न्योम मेरी एजेंट के तौर पे है, यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे मैंने और न्योम ने कोई बात नहीं की थी कि तुम मेरे एजेंट के तौर पे काम करो, वहां पर फिर भी हमारे एक्ट से, हमारे कुछ करने से जब हिकम को ऐसा फील हुआ तो वहां पे भी एजेंसी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। उसको हम सेकंड टाइप में पढ़ेंगे, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी और सिचुएशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोगों की एजेंसी थर्ड पार्टी को लगी कि हम दोनों में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है, तो वहां पे भी हमारा एजेंसी क्रिएट हो जाएगा। क्लियर सेकंड पॉइंट? Is it clear to both of you? Yes, ma'am. Third point is by rectification. रेक्टिफिकेशन से कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं और हिकम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में थे, हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब नियम वहां पे नहीं थी,
बट बाद में क्या हुआ, काम करते करते बीच में मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाता है और मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है, पर मेरी और हिकम की डील चल रही है, तो मैं ऐसे डील बीच में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। पहले हमने कोई एजेंट नहीं रखा था, पर जब मुझे स्टेट आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा किसी इम्पोर्टेंट काम से, तो मैंने अपने बिहाफ पे बाद में कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करते हुए हिकम को बोला कि हिकम, मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम से जाना पड़ रहा है, आपका काम नहीं रुकेगा, मेरे बिहाफ पे यहाँ पे जो है वो नियम काम करने वाली है एज माई एजेंट। ठीक है, तो बाय रेक्टिफिकेशन, पहले वो चीज नहीं थी, मैंने बाद में रेक्टिफाई करके एजेंट को रख लिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? Is it clear to you? Both of you actually. Third point समझ आया? Last point is by necessity. Last point is by necessity. यानी जब जरूरत हो, इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, मुझे एक्सप्रेसली कोई काम करना पड़ रहा है, एजेंट रखना पड़ रहा है जब बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरी कंपनी जिस पर्सन के साथ डील करने जा रही है उसके साथ मेरे पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं, ठीक है, बट क्या होता है, हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी होती है। मैं उसके साथ डील नहीं करना चाहती हूँ, पर मेरी कंपनी की नीड है कि मुझे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहने के लिए, मेरी जरूरत है इस टाइम पे, मेरी नेसेसिटी है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, बट मुझे उससे डायरेक्ट लिंक नहीं रखना, तो मैं बीच में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर देती हूँ कि उससे डील करो और मेरा सारा काम तुम करवाओ, मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो नेसेसिटी में ये आएगा कि जब हमें हमारी जो सिचुएशन है वो डिमांड कर रही है कि मुझे एजेंट को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चारों समझ में आए? नाउ वी आर हियर। एजेंट कौन होता है पहले तो आप मुझे बताइए, दोनों एक एक करके एक्सप्लेन करो, एजेंट कौन होता है? जो उसके लिए काम, कैसे बोलेगा, एजेंट कौन होता है एकदम, चाहे आप एग्जांपल से समझा सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं। जैसे कि दो आदमी काम कर रहा होगा, ए बी कॉन्ट्रैक्ट कर, एग्जांपल दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो अगर ये अवेलेबल नहीं होगा, जब डीलिंग करते समय अवेलेबल नहीं होते, ये उसका बदले एजेंसी, एक एजेंसी को भेज सकते हैं, एजेंट को, वो उसका काम कर देगा, जो बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है वो सब काम वो कर देगा, तो उसको एजेंसी। एजेंट वो होता है जो किसी के बिहाफ पे किसी काम को करे या फिर किसी को रिप्रेजेंट करे किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो एजेंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक एजेंट की ड्यूटीज क्या क्या होती है, एजेंट की ड्यूटीज क्या क्या होती है, हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट। ठीक है, एजेंट की ड्यूटी क्या होती है कि उसे मैंडेट को एग्जीक्यूट करवाना है, यानी जो भी डील उसके एजेंट के प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में हुई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस काम को पूरा कराएगा। ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल समझते हो ना, जिसने किसी एजेंट को अपॉइंट किया वो प्रिंसिपल होगा। ये है थर्ड पार्टी, ये हमारी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी, अब पहले इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ कि प्रिंसिपल को जरूरत पड़ी कि उसने किसी एजेंट को अपॉइंट कर दिया, एजेंट आ गया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, पहले प्रिंसिपल की डायरेक्ट डीलिंग हो रही थी थर्ड पार्टी के साथ, बट अब प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल एजेंट को बोलता है, एजेंट थर्ड पार्टी को बोलता है, फिर थर्ड पार्टी जो है वो एजेंट को बोलती है, देन एजेंट उसको दोबारा से क्या करता है, प्रिंसिपल के पास मैसेज को कन्वे कर देता है। ठीक है, ये समझ आया। पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अब नहीं चल रहा है, अब इसमें एजेंट आ गया, एजेंट काम कर रहा है। तो जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था इसको एग्जीक्यूट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ड्यूटी यही बनती है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट जो है, मैंडेट जो है इसको एजेंट करवाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट जो है दैट इज ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और कस्टम। एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उसे प्रिंसिपल कहेगा उसे उस काम को पूरा करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम कर रहे थे, ये प्रिंसिपल, थर्ड पार्टी एंड एजेंट। हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि उसे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, एजेंट को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, एजेंट को प्रिंसिपल। इंस्ट्रक्शंस प्रिंसिपल देता है। ठीक है, तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को मानना है, फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करना है। ठीक है, नाउ हम दोबारा से वापस आते हैं वहां पे। थर्ड पॉइंट इज ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। जो एजेंट है उसकी ड्यूटी है कि उसे रीजनेबल चीजें करनी है, जो सिचुएशन डिमांड करती है एजेंट को अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि हम डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ एजेंट के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल ने किसी काम को कह के भेजा, इसने कहा था कि 10,000 नहीं 100 रुपीज का डील करके आना। एजेंट जब थर्ड पार्टी के साथ डील करने के लिए गया तो थर्ड पार्टी नेगोशिएट करने लगी कि मैं तो सिर्फ 90 रुपीज के ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो अकॉर्डिंगली एजेंट जो है वो अपना माइंड यूज करेगा, जो रीजनेबल चीज वहां पर होगी वही उसे फॉलो करेगा जब तक उसकी प्रिंसिपल से बात नहीं हो रही है रिगार्डिंग दिस। ठीक है, एजेंट रीजनेबली एक्ट करेगा, उसकी ड्यूटी बनती है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे प्रिंसिपल का नुकसान हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजों को अवॉइड करे। ठीक है, एजेंट की ड्यूटी है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बन रही है तो वो वहां पर अपने माइंड से एक्ट करेगा और उन तीनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में हो रहे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा उसको नहीं होने देगा। ठीक है, इन दोनों का मीडिएटर हमारा एजेंट है, तो एजेंट हर चीज को डील करेगा जो भी वहां पे जरूरी है।
नेक्स्ट इज ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो कोई भी प्रॉफिट नहीं रखे अपना सीक्रेट, यानी अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है तो उतना ही करेगा जितना प्रिंसिपल बोलेगा, वो खुद से उसमें कुछ भी एडिशन नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा था कि आपको 100 रुपीज का डील करके आना, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा था कि आपको 100 रुपीज का डील करके आना है। एजेंट ने क्या किया, जाके थर्ड पार्टी को बोला कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज ऑफ 110, ठीक है। प्रिंसिपल को लग रहा है कि डील जो चल रही है वो 100 रुपीज की है, थर्ड पार्टी को लग रहा है कि डील जो चल रही है वो 110 की है। इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये इसको नहीं करना, ठीक है। एजेंट की ड्यूटी है वो कोई अपना सीक्रेट प्रॉफिट बीच में नहीं लाएगा। क्लियर ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। देन है ड्यूटी टू रेमिट सम्स। ड्यूटी टू रेमिट सम्स का मतलब है कि उसकी ड्यूटी बनती है कि जितना भी अमाउंट उसको कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वो डील कर रहा है वो टोटल अमाउंट प्रिंसिपल तक पहुंचाएगा, ठीक है। वो टोटल अमाउंट प्रिंसिपल तक पहुंचाएगा, कुछ भी बीच में से छुपाएगा नहीं। जितना डीलिंग हो रही है वो सारी की सारी प्रिंसिपल तक पहुंचेगी। 7th है ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स। एजेंट की ड्यूटी है कि वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा जब तक वो डील कर रहा है। अगर मैं न्योम के साथ डील कर रही हूँ और मेरा एजेंट जो है वो हिक्कम है, तो हिक्कम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी डीलिंग हो रही है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अकाउंट्स हिक्कम मेंटेन करेगी। क्लियर 7th पॉइंट। 8th इज ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डेलीगेट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, फिर मैं ड्यूटी का मतलब बताऊंगी। डेलीगेट का मतलब क्या है? What does he mean by delegate? कोई आइडिया है डेलीगेट का मतलब क्या होता है? चलो लेट मी टेल यू। डेलीगेट का मतलब होता है जब हम लोग अपनी ड्यूटी को आगे किसी और के ऊपर डाल देते हैं। मान लो मुझे टीचर ने कहा था कि मुझे बच्चों के नाम की लिस्ट बनानी है, मैं क्या करती हूँ, टीचर ने मुझे डेलीगेट किया, मैं क्या करती हूँ, आगे हिक्कम को बोल देती हूँ कि हिक्कम प्लीज बच्चों की लिस्ट बना के दे दो। फिर उसके बाद हिक्कम क्या करती है, आगे काम को डेलीगेट कर देती है, न्योम को बोल देती है न्योम प्लीज लिस्ट बना दो, ठीक है। तो डेलीगेट करना मतलब काम को आगे ट्रांसफर करना, किसी और पार्टी के ऊपर डालना। तो एजेंट की ड्यूटी क्या है कि जो एजेंट है वो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेगा। वो ये नहीं कह सकता कि उसने एक और एजेंट अपॉइंट कर लिया कि अब ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, फिर ये इसको बोलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एजेंट की ड्यूटी है कि वो काम को आगे किसी और को डेलीगेट नहीं करेगा। क्लियर? ड्यूटीज ऑफ एजेंट समझ आ गई? अब हम करते हैं राइट्स ऑफ एजेंट, यानी एजेंट के क्या राइट्स हैं। एजेंट के राइट्स की बात करते हैं। अगर एजेंट की इतनी सारी ड्यूटीज है तो उसके कुछ हक भी बनते हैं। सबसे पहला उसका राइट बनता है राइट टू रेम्यूनरेशन। राइट टू रेम्यूनरेशन। राइट टू रेम्यूनरेशन का मतलब है एजेंट का हक बनता है कि जब वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है
और प्रिंसिपल को आगे रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको भी कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगा। जब मैंने हिक्कम को अपॉइंट किया एज माई एजेंट, मैं प्रिंसिपल होने के नाते हिक्कम को 100 रुपीज दे रही हूँ कि तुम मेरे एजेंट बन जाओ, मैं तुम्हें 100 रुपीज दे रही हूँ, ठीक है। तो उसका वो हक है, हिक्कम का राइट है कि वो रेम्यूनरेशन को ले मुझसे। अगर मैंने कहा है कि मैं 100 रुपीज दूंगी तो 100 रुपीज लेने का राइट जो है वो हिक्कम के पास है, राइट टू रेम्यूनरेशन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट डिसाइड हुआ है वो अमाउंट एजेंट को मिलना चाहिए। Second point is the right to retainer. Right to retainer. रिटेनर का मतलब होता है अपने पास होल्ड करके रखना, किसी चीज को रिटेन करके रखना। अगर एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा था और अब प्रिंसिपल जो है वो उसके पैसे नहीं दे रहा, उसको रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा, तो उसका हक बनता है कि वो प्रिंसिपल के जो भी उसके पास चीजें पड़ी हैं, पैसा पड़ा है, कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, उसको रिटेन करके रखे जब तक कि प्रिंसिपल उसके अमाउंट को नहीं दे देता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने न्योम को अपॉइंट किया था एज अ एजेंट। अगर मैं न्योम को रेम्यूनरेशन नहीं दे रही हूँ और न्योम से अच्छे से बिहेव नहीं कर रही हूँ, उसको अब हटाने की कोशिश कर रही हूँ, तो न्योम का हक बनता है कि वो जो मेरे पैसे, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे न्योम के पास पड़े हैं या मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स न्योम के पास हैं, वो उनको होल्ड करके रख सकती है जब तक कि मैं न्योम को पैसे नहीं दे दूं। ठीक है, रिटेनर का समझ आया? रिटेन का समझ आया? जी मैम। Next is third point is right of lien. Lien is as well a Latin word. ठीक है, ये भी एक Latin word है lien. इसका मतलब है कि एक एजेंट का हक बनता है कि वो गुड्स को या फिर जो भी प्रॉपर्टी उसके पास है वो उसको होल्ड करके रखे जब तक उसके पेमेंट्स ड्यू है। ठीक है, रिटेनर में वो पैसे को होल्ड करके रखेगा, लेन के अंदर वो किसी प्रॉपर्टी को या किसी गुड्स को होल्ड करके रखेगा जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने न्योम को 100 बॉक्सेस सेल करने थे, मैंने बीच में हिक्कम को एजेंट अपॉइंट किया, तो हिक्कम वो 100 बॉक्सेस को होल्ड करके रख सकती है जब तक मैं हिक्कम के ड्यूज को क्लियर नहीं करूंगी। ये उसका हक बनता है और ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू इंडेमनिटी। राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है, हमने पढ़ा था ना? इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है रिगार्डिंग कि आप कंपनसेट करोगे अगर मुझे कोई लॉसेस होते हैं, सेम चीज राइट ऑफ इंडेमनिटी एजेंट के पास होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कराते वक्त एजेंट का कुछ खर्चा हुआ, एजेंट को कोई एक्सपेंसेस बियर हुए, तो वो एक्सपेंसेस का जो लोड है वो प्रिंसिपल पे करेगा। ठीक है, उसका हक बनता है कि उसको जो खर्चा उसका हुआ, पर्सनल खर्चा, वो उस टाइम पे प्रिंसिपल बियर करेगा। ये है राइट टू इंडेमनिटी। ठीक है, अगर कोई लॉसेस एजेंट को होंगे तो उसका कंपनसेशन जो है या फिर उसका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल पे करेगा एजेंट। लास्ट है हमारा राइट टू कंपनसेशन, यानी अगर कोई भी काम करते वक्त, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि मेरे बिहाफ पे आप जाके मेरी साइड से वो 100 बॉक्सेस हिक्कम को दे आओ, न्योम को बोला। ठीक है, न्योम जब जाती है तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो है बॉक्सेस में ड्रग्स मिल जाते हैं। ठीक है,
बॉक्सेस में ड्रग्स मिल जाते हैं, तो क्या हुआ वहां पर न्योम ने हिकम ने पुलिस बुला ली, न्योम के अगेंस्ट केस हुआ, तो न्योम को कंपनसेट करने का राइट जो है वो न्योम के पास है। न्योम को कंपनसेशन प्रिंसिपल देगा कि मेरी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ, मैं आपको उस चीज के लिए पे करने के लिए रेडी हूँ। वो प्रिंसिपल की गलती की वजह से अगर कुछ भी एजेंट के साथ होता है तो एजेंट के पास कंपनसेशन का राइट है। ये समझ आ गया?